नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुशवाहा। आज आपको मैथ्स की क्लास में दोस्तों देखेंगे कि हम वृत्त अर्थात सर्कल के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व में हम ज्योमेट्री के अंतर्गत दोस्तों लाइन एंड एंगल्स का अध्ययन कर चुके हैं दोस्तों। उसी के अंतर्गत अगला टॉपिक रहेगा दोस्तों वृत्त, सर्कल, और इसमें भी हम अध्ययन बहुत डिटेल करेंगे जो आपके एमपीटीटी वर्ग 3 के सिलेबस में टॉपिक दिया है। लाइन एंड एंगल के बाद वृत्त सर्कल के बारे में दिया है, और वृत्त के अंतर्गत ही हम जीवा और टेंजेंट अर्थात स्पर्श रेखा इनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि नाम है, सबसे पहले टॉपिक का वृत्त क्या है दोस्तों? वृत्त। अब वृत्त है क्या चीज? सबसे पहले क्वेश्चन यही से बनेगा कि वृत्त क्या होता है। कोई एक समतल है, जैसे दोस्तों ये हमारा व्हाइट बोर्ड कैसा है, समतल सतह है, और एक समतल सतह पर एक स्थिर बिंदु दिया गया। क्या दिया गया दोस्तों? एक स्थिर बिंदु के परितः। अब जैसे दोस्तों हम बात करें कि इस स्थिर बिंदु के परितः एक नियत दूरी लेकर के इसके चारों ओर का जो गतिशील पथ होता है दोस्तों, वो क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। क्लियर हो दोस्तों? वृत्त की डेफिनेशन से एक बार फिर से समझेंगे दोस्तों। बात आती है कि एक समतल सतह पर स्थिर बिंदु के परितः एक नियत दूरी के साथ गतिशील परिपथ को हम क्या कहते हैं दोस्तों? वृत्त कहते हैं। अब गतिशील परिपथ ही कहलाएगा। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन निकलेंगे दोस्तों इस वृत्त से। अब बात आती है कि ओ क्या कहलाएगा? वृत्त का केंद्र कहलाएगा। ओ वृत्त का केंद्र। क्लियर दोस्तों? और जो आर है इसको रेडियस अर्थात वृत्त की क्या कहलाएगी? वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। अब दोस्तों यहां से फिर यहीं से क्वेश्चन यदि आपसे पूछ दिया जाए, ये हो गया, तो इसको डी अर्थात डायमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी। अब डायमीटर को दोस्तों क्या कहते हैं? व्यास। क्या कहते हैं दोस्तों? व्यास कहलाता। यदि यहीं से फिर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि यदि मैं इसको ए लाइन खींच दूं, ए बी, तो इस एबी लाइन को दोस्तों क्या कह लेंगे? तो इस एबी लाइन को दोस्तों क्या बोलते हैं? जीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीवा। कोड की बात करेंगे। किसके बारे में? कोड। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं वृत्त के बारे में आपको बता दूं कि वृत्त का केंद्र क्या कहलाता? ओ कहलाता है। और केंद्र से ये जो सर्कल होता है, इस परिधि अर्थात इस परिमाप को दोस्तों क्या कहते हैं? सी से व्यक्त करते हैं। इसको वृत्त की परिधि कहते हैं। वृत्त की परिधि सी से व्यक्त करते हैं। इसी को वृत्त का परिमाप भी आपसे आ जाए कि परिमाप क्या होता है। तो जो एक बिंदु से उसी बिंदु तक तय की गई दूरी होती है जो टोटल, वो वृत्त का क्या कहलाता है दोस्तों? परिमाप भी कहलाता है। क्लियर हुआ दोस्तों? अब बात आती है, हमसे एक एक की डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है कि वृत्त की त्रिज्या की डेफिनेशन क्या होगी दोस्तों? तो वृत्त के केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? वृत्त की त्रिज्या अर्थात रेडियस की बात करेंगे। अब डायमीटर के बारे में यदि आपसे पूछा जाए दोस्तों, किसके बारे में? डायमीटर अर्थात डायमीटर वृत्त का व्यास क्या कहलाता है? एक ऐसे वृत्त की सबसे बड़ी जीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यहां से क्वेश्चन आता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है। तो क्वेश्चन एक जीवा के बाद व्यास के बारे में देखेंगे। तो जीवा अर्थात कोड क्या कहलाता है? वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को, दोस्तों याद रखना, वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं के बीच उनको मिलाने पर एक जो रेखाखंड निर्मित होता है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? जीवा कहलाती है। परंतु वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा दोस्तों कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा की बात कही जाएगी। क्या कहलाती है दोस्तों? व्यास। डायमीटर होता है। क्यों होता है दोस्तों? अब यहाँ की बात करिए, टोटल वृत्त में हम कहीं से भी कोई भी जीवा इस टाइप से खींचे, चाहे ऐसी खींचे, हम इस टाइप से मिलाएं, तो देखिए जो जीवा परिधि से परिधि तक की दूरी जो केंद्र से होकर जाए, कहां से दोस्तों? केंद्र से होकर जाएगा। ये क्वेश्चन समझना दोस्तों कि जब केंद्र से होकर वृत्त की परिधि से परिधि तक की दूरी जो केंद्र से होकर गुजरती है, उसे हम दोस्तों क्या कहेंगे? डायमीटर की बात कहेंगे। और यह वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। तो क्वेश्चन कई बार पेपर में ज्यादातर आपसे यही पूछा जाता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? वो क्या कहलाएगी दोस्तों? व्यास। अब व्यास और त्रिज्या के बीच बात कही जाए तो डायमीटर डी बराबर क्या होता है?
2r, अर्थात 2r त्रिज्या का दोगुना होता है। क्लियर हुआ? या रेडियस बराबर d/2 की भी बात कही जाएगी दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। क्लियर हुआ? तो यहां से क्वेश्चन बहुत सारे निकलकर आपके पेपर में पूछे जाएंगे। क्लियर हुआ दोस्तों इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा जाता है वृत्त से। देखिए दोस्तों, ए वृत्त का केंद्र O रहेगा। क्लियर? अब इसमें हमने कुछ रेखाएं खींच दी, ए बी सी। देखिए दोस्तों, अब इस प्रकार से यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो ए बी और सी तीन पॉइंट दिए गए हैं, वृत्त के केंद्र O से इनको खींचा गया। तीन रेखा OA, OB और OC की बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं कि एक सबसे पहले कि जब वृत्त के कोई भी बिंदु वृत्त पर अंकित हो तो वृत्त की परिधि पर अंकित बिंदु, वृत्त की परिधि पर अंकित बिंदु, क्लियर, यदि A है, क्लियर, इस कंडीशन में दोस्तों क्या बनेगा, OA बराबर R की कंडीशन बनेगी। अर्थात जो ए स्थिति बनेगी वो क्या कहलाएगी, OA बराबर है R। अब परंतु एक कंडीशन यदि आपसे पूछी जाए OB की कंडीशन, तो एक वृत्त के बाहर कोई बिंदु B बना हुआ है। देखिए, वृत्त के परिधि के बाहर, बाह्य भाग के अंतर्गत क्वेश्चन ये दोस्तों पूछा जा सकता है आपसे कि वृत्त का बाह्य भाग, क्या पूछा जा सकता है दोस्तों, वृत्त का बाह्य भाग या कोई बिंदु B, वृत्त का बाह्य भाग, क्या पूछा जाएगा, बाह्य भाग। चूंकि B वृत्त के बाहर है, यदि OB क्या होगा, ग्रेटर R की कंडीशन बनेगी। क्लियर हुआ दोस्तों? ये भी आपसे, यदि B कोई बिंदु है जो वृत्त के बाहर है और यदि OB से उसकी कंडीशन पूछी जाएगी तो OB ग्रेटर होगा R के। क्लियर? एक क्वेश्चन यहाँ OC की बात है, अर्थात आंतरिक भाग के बारे में पूछा जाए। आंतरिक भाग वृत्त के अंदर, जब अंदर होगा तो दोस्तों OC लेस देन R की कंडीशन बनेगी। तो ये भी आपसे यदि ये तीन कंडीशन पेपर में पूछी जाए कि वृत्त की परिधि पर हो अर्थात वृत्त पर स्थिर बिंदु है तो वो OA बराबर R की स्थिति बनेगी इस दौरान। क्लियर? यदि वृत्त का बाह्य भाग के बारे में पूछा जाए तो OB ग्रेटर होगा R से, अर्थात त्रिज्या से बड़ा होगा। यदि वो वृत्त के अंदर यदि कोई बिंदु से केंद्र को मिलाया गया है दोस्तों तो OC लेस देन R की, अर्थात OC छोटा होगा रेडियस से। क्लियर हुआ दोस्तों? तो एक क्वेश्चन भी आपसे पेपर में पूछे जा सकता है। दोस्तों एक क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि किसी वृत्त पर, क्या पूछा जा सकता है, किसी वृत्त पर कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं। ऑप्शन में दिया रह सकता है 0, 1, अनंत और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कोई भी वृत्त हो, यदि क्या हो, ये वृत्त है, इस वृत्त में अनंत जीवाएं खींची जा सकती हैं। क्या खींची जा सकती हैं दोस्तों, अनंत जीवाएं। यदि आपसे पूछा जाए, नोट में लिख सकते हैं दोस्तों, नोट के वृत्त पर कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं, ऑप्शन में 0, 1 और अनंत, तो कौन सा आंसर होगा दोस्तों, अनंत। अनंत जीवाएं खींची जा सकती हैं। तो ये भी याद रखना कि वृत्त की, एक वृत्त में कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं। क्लियर हुआ दोस्तों? इसके बाद देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन एक वृत्त के चाप के बारे में पूछा जाता है, आर्क। क्लियर दोस्तों? एक चाप से क्वेश्चन बनता है और दूसरा दोस्तों सेगमेंट के बारे में, अर्थात वृत्त खंड के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किसके बारे में दोस्तों, वृत्त खंड, सेगमेंट। क्लियर? तो आर्क या सेगमेंट के बारे में यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों, तो अब बात करें हम एक वृत्त की। किसके बारे में दोस्तों, ए वृत्त। इस वृत्त को हमने यदि इस टाइप से कंडीशंस कर दी तो ये क्या कहलाएगा, वृत्त का। अब यदि A और B दो बिंदु हैं, क्लियर, एक कंडीशन दोस्तों ये बनती है कि यदि इसको हम करेंगे और यदि हमने इसको इस टाइप से भी कर दिया, O वृत्त का केंद्र है, ये भी O केंद्र हुआ है। क्लियर दोस्तों? तो अब ये वृत्त कैसा है, इस वृत्त को हमने दो बराबर भागों में बांटा गया है। क्या बांटा गया है दोस्तों, यदि इन दो बराबर भागों में बांटा गया है तो दोस्तों ये अर्धवृत्त के रूप में बनेंगे। आधा ए रहेगा और आधा ही रहेगा, इसको क्या बोलते हैं, अर्धवृत्त। अर्थात जब हम व्यास के द्वारा दो भागों में बांटते हैं तो एक चाप ए भी बनेगा और ए भी का चाप बनेगा। जैसे इस प्रकार से रहेगा
ए बी चाप और फिर ए वाला चाप रहेगा दोस्तों, जो दो चाप होंगे। तो चाप की डेफिनेशंस क्या होती है दोस्तों? वृत्त का कोई भी भाग क्या कहलाएगा? वृत्त का कोई भी भाग, वृत्त का कोई भी भाग चाप कहलाता है, चाप कहलाता है दोस्तों। ए भी दिया है, यदि मैं इसको ऐसा करूं और इस टाइप से भी बांटूं या इधर भी बोल दें, एक अगला ए बना दें और ए भी बना दें, तो ए भी एक चाप हो। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हम देखेंगे। ए भी हमने ए बी, ये बिंदु ओ रहेगा। क्लियर? इनको थोड़ा समझना है दोस्तों कि मैंने कहा कि वृत्त का कोई भी भाग क्या कहलाएगा दोस्तों? चाप कहलाएगा। और चाप की कंडीशन है कि एक चाप ए वाला बनेगा और दोस्तों एक चाप ए वाला बनेगा। अब यहाँ दो क्वेश्चन फिर यहां से बनेंगे। अभी मैंने बोला कि वृत्त पर वृत्त का कोई भी भाग क्या कहलाता है? चाप कहलाता है। कोई भी भाग अर्थात ए भी एक ए चाप कहलाएगा और दूसरा क्या कहलाएगा? ए वाला चाप कहलाएगा। यहां भी यही कंडीशन होगी, ये भी चाप कहलाएगा और ये भी चाप कहलाएगा। अब यहाँ पर दो चाप निकलेंगे दोस्तों। एक तो यहाँ दोनों बराबर होते, जब अर्धवृत्त की कंडीशन होती है तो अर्धवृत्त में दोनों चाप कैसे रहेंगे दोस्तों? बराबर रहेंगे। अब बात आती है अर्धवृत्त से यदि चाप छोटा है या अर्धवृत्त से चाप बड़ा है दोस्तों। एक क्वेश्चन बनेगा, यदि चाप अर्धवृत्त से क्या है? अर्धवृत्त से बड़ा है तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं? दीर्घ चाप कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? दीर्घ चाप कहलाता है। क्लियर हुआ? यदि चाप, दूसरा, यदि चाप अर्धवृत्त से छोटा है, क्या है दोस्तों? छोटा है, उसे लघु चाप कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? लघु चाप। तो ये दो क्वेश्चन इंपोर्टेंट। यदि आया दीर्घ चाप अर्धवृत्त से, चूंकि मैंने बताया था अर्धवृत्त ए रहेगा, आधा उस साइड आधा इस साइड, जैसे इसमें मैंने बताया, चूंकि ये उससे छोटा होगा तो ए वाला क्या कहलाएगा दोस्तों? लघु चाप। और ए इसके साइड वाला क्या कहलाएगा दोस्तों? दीर्घ चाप। ये चीज क्लियर हुआ? तो लघु चाप क्या कहलाएगा? लघु चाप ए बी। क्लियर हुआ? ए वाला होगा। और फिर दीर्घ चाप भी ए बी, ए वाला कहलाएगा। क्लियर हुआ दोस्तों? तो इस प्रकार से भी बनेगा कि बी ए और ए बी, इस प्रकार से चाप का रेखांकित किया जाता है। अब इसी में क्वेश्चन दिया गया दोस्तों सेगमेंट के बारे में। किसके बारे में दिया है? सेगमेंट अर्थात वृत्तखंड क्या कहलाता है। किसके बारे में दोस्तों? वृत्तखंड। तो यहीं से फिर होगा कि लघु चाप जो क्या कहलाएगा दोस्तों? लघु चाप से बना वृत्तखंड लघु वृत्तखंड कहलाएगा। क्या हो जाएगा? लघु चाप से बना, देखिए दोस्तों, लघु चाप से बना वृत्तखंड लघु वृत्तखंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लघु वृत्तखंड कहलाएगा। दोस्तों ये चीज क्लियर हुई? लघु चाप से बना हुआ वृत्तखंड लघु वृत्तखंड कहलाएगा। और दीर्घ चाप से बना, किससे? दीर्घ चाप से बना वृत्तखंड क्या कहलाएगा दोस्तों? दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों? दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा। दोस्तों एक क्वेश्चन भी आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं कि लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड क्या होगा? लघु चाप से निर्मित लघु वृत्तखंड और दीर्घ चाप से, तो ये वाला जो वृत्तखंड बनेगा, ये वाला भी, तो दोस्तों क्या कहलाएगा? लघु वृत्तखंड कहलाएगा। और जो ए वाला बनेगा, तो जैसे इसमें पॉइंट इधर कुछ भी दे दें ए, तो ए पी बी, ये लघु वृत्तखंड कहलाएगा। यहाँ क्यू बना दिया, ए क्यू बी कैसा कहलाएगा? दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा दोस्तों। तो यहाँ लघु और दीर्घ चाप के बारे में भी पूछा जा सकता है और वृत्तखंड के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर दोस्तों? इसके आगे देखेंगे कुछ स्पर्श रेखाओं के बारे में। अब दोस्तों अगला इसी में पूछा जा सकता है आपसे वृत्त का द्वित्रिज्य, सेक्टर ऑफ अ सर्कल की बात कही जाएगी। जैसा नाम है वैसे ही डेफिनेशंस बनेगी दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये वृत्त है और वृत्त का एक केंद्र बिंदु है और केंद्र बिंदु से यदि हमने दो त्रिज्याएं खींची हैं, क्या की गई है दोस्तों? दो त्रिज्याएं खींची गई हैं और इन दो त्रिज्याओं से निर्मित आकृति जो बनेगी उसे क्या कहेंगे दोस्तों? वृत्त की द्वित्रिज्य कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? वृत्त का द्वित्रिज्य। जैसे मैं बात करूं कि आपका O है, A है और B है, इस प्रकार से दिया गया है दोस्तों। और इसमें आपसे पूछा जाए
कि वृत्त का द्वैत्रिज्य क्या कहलाएगा। तो वृत्त के परिधि पर स्थित दो बिंदु, दोस्तों द्वैत्रिज्य के बारे में आ जाए कि वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदु ए और बी हैं, यदि उनको केंद्र से मिलाया गया है। तो दोस्तों जैसे मैं कहा कि वृत्त है और वृत्त के केंद्र से यदि वृत्त की परिधि पर दो बिंदु हैं और उन दो त्रिज्याओं से और उन दो बिंदुओं के बीच को मिलाने से, दोस्तों ये बना था कि वृत्त की दोनों जो त्रिज्याएं हैं और उन त्रिज्याओं के जो बिंदु है इनसे मिलाने वाले चाप को, दोस्तों जब ये मिलता है इस कंडीशन को वृत्त का क्या कहते हैं, द्वित्रिज्य कहलाता है। या हम ऐसा कह सकते हैं दो त्रिज्याओं तथा उनके अंतिम बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति निर्मित होती, मिलाने से जो चाप बनता है। दोस्तों देखेंगे वृत्त का द्वित्रिज्य, जैसे बात करते हैं सेक्टर ऑफ सर्कल की, और सेकंड इसी से अंतर्गत एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है शकेंद्रीय वृत्त अर्थात कंसंट्रेट सर्कल के बारे में। तो सेक्टर ऑफ सर्कल के बारे में देखते हैं कि वृत्त का द्वित्रिज्य क्या कहलाता है। देखिए दोस्तों इसको एक चित्र के माध्यम से समझेंगे। ये वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र O है और इस वृत्त से यदि दो त्रिज्याएं खींच दी जाती, केंद्र O है और OA और OB एक त्रिज्या है, इस प्रकार से दो त्रिज्याएं हैं। तो इसका सीधी सीधी डेफिनेशन यदि आपसे पूछ ली जाए कि वृत्त की द्वित्रिज्य किसे कहते हैं या क्या होता है, तो वृत्त की दो त्रिज्याओं, कौन सी दोस्तों, वृत्त की दो त्रिज्याओं के अंतिम बिंदुओं से मिलाने के बाद जो चाप होता है उस चाप से घिरे हुए क्षेत्र को वृत्त का द्वित्रिज्य कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, वृत्त का द्वित्रिज्य कहलाते हैं। अर्थात दो त्रिज्याओं तथा उनके अंतिम बिंदुओं को क्या होगी, दो त्रिज्याओं तथा उनके अंतिम बिंदुओं को मिलाने के बाद जो क्षेत्र प्राप्त होता है, मिलाने से एक जो चाप बनेगा, ये भी कहेंगे कि जो चाप बनता है और चाप से घिरे क्षेत्र को वृत्त का द्वित्रिज्य कहते हैं। क्लियर हुआ दोस्तों। इसी प्रकार से सकेंद्रीय वृत्त के बारे में भी पूछा जा सकता है। अब सकेंद्रीय वृत्त क्या हुआ, जैसे दोस्तों इसकी सकेंद्री, देखिए दोस्तों केंद्र एक हो ऐसे वृत्त, जब दो या दो से अधिक वृत्त, देखिए दोस्तों बात करते हैं जब दो या दो से अधिक वृत्तों का केंद्र एक हो, क्या हो दोस्तों, जब दो या दो से अधिक वृत्तों का केंद्र एक हो, इस प्रकार के वृत्तों को हम दोस्तों क्या कहते हैं, सकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। जैसे R1 और R2। यदि हम कहें कि इसका वृत्त O है और OB है, तो जो सर्कल पहला अंदर वाला है उसकी त्रिज्या R1 है और जो सर्कल बाहर है उसकी त्रिज्या R2 अर्थात OB दी गई। तो इसके बीच यदि संबंध की बात करेंगे तो दोस्तों OB ग्रेटर OA अर्थात हम कह सकते हैं R2 ग्रेटर है R1 के। क्लियर हुआ दोस्तों। तो सकेंद्रीय वृत्त की डेफिनेशन क्लियर हुई। इस प्रकार के क्वेश्चन भी अभी मिलेंगे तो मैं क्वेश्चन हल कराऊंगा और इस पर आधारित भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो ये क्लियर हुआ वृत्त का द्वित्रिज्य और सकेंद्रीय वृत्त के बाद अगली देखेंगे स्पर्श रेखा। और दोस्तों यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं टेंजेंट के बारे में। दोस्तों बात आती है अगली स्पर्श रेखा। टेंजेंट लाइन के बारे में यदि आपसे पूछा जाता है तो एक ऐसी रेखा, क्या बोलेंगे दोस्तों, एक ऐसी रेखा जो वृत्त के एक और केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है, स्पर्श रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, स्पर्श रेखा। देखिए जैसे कि क्वेश्चन हम इसको चित्र से समझेंगे। दोस्तों ये सर्कल दिया है, इस प्रकार से दिया है, ये वो केंद्र है और यदि हम इससे एक स्पर्श रेखा गुजारते हैं और ए यहाँ पर केवल इस बिंदु पर स्पर्श करती है, तो चूंकि हमने देखा AB और OM, देखिए दोस्तों यहाँ से कुछ कंडीशन निकलेंगी। तो मैंने बताया एक ऐसी रेखा जो वृत्त के एक और केवल एक बिंदु, वृत्त के
केवल एक और एक बिंदु पर, अर्थात किसी भी जगह केवल एक बिंदु पर वृत्त के किसी भी पॉइंट पर यदि एक बिंदु पर कोई रेखा स्पर्श करती है, वह क्या कहलाती है दोस्तों? वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। अब बात करते हैं कि ये जो होगी ये त्रिज्या होगा। यहां से एक डेफिनेशन ऐसे भी बन सकती है कि एक त्रिज्या, वृत्त की एक त्रिज्या के अंतिम बिंदु, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या का अंतिम बिंदु से स्पर्श करती हुई यदि कोई रेखा खींची जाती है, वो भी क्या कहलाती है दोस्तों? स्पर्श रेखा कहलाती है। या उस पर लंब होती है कि त्रिज्या जो होती है और उसके अंतिम बिंदु और जो रेखा हो वो एक दूसरे पर लंब होती है, वो क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा। यदि इसको कह सकते हैं OM लंब है AB पर, अर्थात हमारी स्पर्श रेखा क्या कहलाएगी दोस्तों? स्पर्श रेखा AMB यही बनेगी दोस्तों। स्पर्श रेखा कौन सी कहलाएगी? ए वाली कहलाएगी। तो क्लियर हुआ, एक ऐसी रेखा जो वृत्त के एक और केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है वो टेंजेंट लाइन कहलाती है। अब इसमें दोस्तों स्पर्श रेखाओं से क्वेश्चन जो विभिन्न प्रकार से पूछे जाते हैं वो 3 टाइप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसमें एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता कि जब कोई वृत्त है, क्या दिया गया दोस्तों? ये वृत्त है और इस वृत्त के केंद्र में अब यहां से कोई भी दो रेखाएं यदि स्पर्श करती हैं दोस्तों, जैसे कि आपसे एक ए स्पर्श रेखा हो गई और एक ए स्पर्श रेखा हो गई, और जाके ये बाद में एक दूसरे को क्या करती हैं? प्रतिच्छेद कर रहे। क्लियर हुआ? तो दोस्तों यदि ए ओ है, क्लियर, ए वी दो बिंदु स्पर्श रेखी ओपी, तो यदि हम बात करें कि जब कोई दो स्पर्श रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं? स्पर्श करती हैं, तो ये आपस में क्या होती हैं दोस्तों? दोनों रेखाएं बराबर होती हैं, अर्थात AP बराबर BP होगा। क्या होगा? ये दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होंगी। कभी भी इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए। अभी आगे और बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। इसके बाद स्पर्श रेखा पर आधारित 2-3 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। देखिए जैसे कि दोस्तों क्वेश्चन यहां से बनते हैं कि जब दो वृत्तों की विभिन्न स्पर्श रेखाएं स्पर्श करती, तो दोस्तों 3 प्रकार से क्वेश्चन बनता है। एक पूछा जाता है बाह्यतः स्पर्श करते हैं, दूसरा पूछा जाएगा अंतः स्पर्श करती हैं या आंतरिक स्पर्श करने वाले, और तीसरा पूछा जाता है जो स्पर्श ना करें, दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श ना करें, एक दूसरे को स्पर्श ना करें। देखिए दोस्तों ये 3 कंडीशंस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब दो वृत्त बाह्यतः स्पर्श करते हैं तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? पेपर में कई बार पूछा गया है। जैसे दोस्तों ये 2 वृत्त दिए गए हों और ए एक दूसरे को क्या कर रहे हो दोस्तों? बाह्यतः स्पर्श कर रहे हो, क्योंकि ए और ए एक दूसरे को कहां पर? यहाँ पर बाह्यतः स्पर्श कर रहे हैं, तो यहां से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? जैसे केंद्र O1 और केंद्र O2। क्लियर हुआ दोस्तों? और यहां से पूछी जा सकती है कि बाह्यतः यदि स्पर्श करता है दोस्तों, बाह्यतः स्पर्श करता है तो कितनी स्पर्श रेखा है? तो देखिए दोस्तों एक स्पर्श रेखा एक खींची जाएगी, एक स्पर्श रेखा एक खींची जाएगी और एक स्पर्श रेखा एक खींची जाएगी। तो एक क्वेश्चन सीधा आपसे पूछा जा सकता है कि जब दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी? 3 स्पर्श रेखाएं। तो आपका आंसर कैसा रहेगा दोस्तों? 3 स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, जैसे AB, CD और PQ। इस प्रकार से यदि आपसे पूछी जाए कितनी होगी, तो AB स्पर्श रेखा, CD स्पर्श रेखा और PQ स्पर्श रेखा, ये 3 रेखाएं खींची जा सकती हैं। क्लियर हो दोस्तों? अब बात आती है दोस्तों आंतरिक। यदि दो वृत्त आंतरिक रूप से एक दूसरे को स्पर्श करते हैं दोस्तों, देखिए ए वृत्त है और इसी वृत्त के अंदर यदि एक वृत्त दिया गया हो, ए दिया गया, क्लियर दोस्तों, लेकिन इसका केंद्र O1 और इसका केंद्र O2 दोस्तों ये रहेंगे, और चूंकि ये दोनों एक दूसरे को कहां पर स्पर्श करते हैं? यहाँ पर करते हैं। अब यहां से कितनी स्पर्श रेखा दोस्तों? केवल एक और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जाएगी, जैसे कि AV, और इसको M मान सकते हैं। क्लियर हुआ? तो यदि आपसे पूछा जाए जब दो वृत्त आंतरिक रूप से एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो कितनी ओवरनेस्ट अर्थात कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? उस दौरान एक स्पर्श रेखा खींची जाती है AMV। क्लियर हुआ दोस्तों? अब बात आती है क्वेश्चन तीसरा। यदि दो वृत्त हों वो एक दूसरे को से दूर दूर हों,
मतलब पास में ना हो, एक दूसरे से दूरी पर हो। तो परस्पर स्पर्श न करने वाले दो वृत्तों के बारे में यदि पूछा जाए क्वेश्चन, जैसे कि एक वृत्त ए दिया है और एक वृत्त ए दिया है। क्लियर दोस्तों? O1 और O2 इन दोनों के केंद्र बिंदु दिए गए। क्लियर? अब इनसे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है। दोस्तों देखिए, जैसा कि अभी इसमें देखा था, तो एक तो स्पर्श रेखा एक खींची जा सकती, एक स्पर्श रेखा एक खींची जा सकती। क्लियर? तो हमने देखा दो स्पर्श रेखाएं हैं, AB और CD। अब देखिए, एक तो सीधी सरल रेखा, अब दो छेदक रेखा के रूप में एक खींची जा सकती है और एक स्पर्श रेखा एक खींची जा सकती है, दो। तो देखिए दोस्तों, ABCD यहां से PQRS, इस प्रकार से दोस्तों कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? जब दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं, उस समय 4 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ABCD PQRS, इस प्रकार से 4 स्पर्श रेखाएं खींची जाए। तो दोस्तों यहां से क्वेश्चन बनेगा, पेपर में अक्सर पूछा जाता है, यूपीटीईटी में, सीटीईटी में, एमपीटीईटी में, इस टाइप का, और अदर एग्जाम में ये क्वेश्चन यहां से हमेशा पूछा जाता है। तो इसको विशेष रूप से ध्यान करना। क्लियर हुआ दोस्तों? इसके बाद आगे देखेंगे दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट प्रमेय है, यहीं पर वृत्त पर आधारित, ये प्रमेय पर आधारित कुछ क्वेश्चन है स्पर्श रेखा से संबंधित और जीवा। देखिए दोस्तों, जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा, यदि किसी वृत्त की दो जीवाएं हैं, देखिए दोस्तों, ए वृत्त है और एक दूसरा वृत्त बना है। यहां पर दोस्तों दो कंडीशंस दी गई हैं। यदि किसी वृत्त की दो जीवाएं वृत्त के अंदर या बाहर बढ़ाने पर प्रतिच्छेद करती हैं दोस्तों। क्लियर? यदि दो जीवाएं, जैसे हम करें अंदर, यदि अंदर की बात करें कि दो जीवाएं हैं, तो AB और CD दो जीवाएं हैं, और यदि वो अंदर प्रतिच्छेद करती हैं P बिंदु पर, एक कंडीशन। अंदर या बाहर बढ़ाने पर दोस्तों ये भी होगा कि यदि कोई एक जीवा है दोस्तों, इस प्रकार से है और इस प्रकार से ये बाहर, जैसे कि ये जीवा AB है और ये जीवा CD है, और इनको बाहर बढ़ाएं तो यहाँ पर P पर भी प्रतिच्छेद करती है। तो दोस्तों इनको समझना है कि यदि अंदर या बाहर बढ़ाने पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो एक जीवा के दो खंडों से बने एक जीवा, जैसे कि यदि AB जीवा की बात करें, तो इस जीवा से बने दो खंडों का जो क्षेत्रफल होगा वह दूसरी जीवा के खंडों से बने क्षेत्रफल के बराबर होता है। देखिए दोस्तों, एक बार फिर समझिए कि एक जीवा के दो खंडों, किसकी बात? दो खंडों से बने आयत का क्षेत्रफल दूसरी जीवा के दो खंडों से बने आयत के क्षेत्रफल, अर्थात आयत का क्षेत्रफल क्या होता? लंबाई गुणा चौड़ाई होता। तो दोस्तों यहीं पर ये बात कही आई कि ये जीवा है और ये जीवा के दो खंड कर दिए जाएंगे, तो PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD, ये हो जाएगा। यही कहा गया दोस्तों, ये चीज समझनी है। एक पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ से दोस्तों कई क्वेश्चन बनेंगे, दोनों पर आधारित क्वेश्चन पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं। IMP रहेगा ये दोस्तों, पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक बार फिर समझिए, जब दो जीवाएं हैं और अंदर बढ़ाने एक दूसरे को अंदर प्रतिच्छेद करती हैं, तो दोनों के इस जीवा के जो वृत्तखंड बनेंगे PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD होता है। इसी प्रकार से दोस्तों यदि बाहर भी बढ़ाएं इन जीवाओं को और बाहर यदि प्रतिच्छेद करती है, तब भी जीवा ये होगी जो आपकी इस वाली जीवा और इस वाली जीवा का गुणनखंड दोस्तों हमेशा बराबर होता है, और ये भी क्या रहेगी? PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों? PA इंटू PB PC इंटू PD। ऐसा नहीं कर देना, अब यहाँ पर इस चीज गलत नहीं कर देना, CD और DP कर दो इंटू में, और यहाँ AB इंटू, क्योंकि जीवा तो ये PA और PB की बात होगी, PC और PD की बात होगी दोस्तों। इसको अलग अलग नहीं, जैसे यहाँ अंदर बाहर की कंडीशन में भी याद रखना है। क्लियर हुआ दोस्तों? इस पर आधारित अभी मैं क्वेश्चन हल कराऊंगा, तब एकदम क्लियर होता चला जाएगा। दोस्तों ये प्रमेय भी बहुत पूछी जाती है PT स्क्वायर की। कौन सी दोस्तों? PT स्क्वायर, और पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि इसमें एक वृत्त दिया गया है दोस्तों, क्या है? वृत्त है। अब इसके बारे में देखिए
कि यदि उन्होंने कहा कि यदि एक पीएवी एक वृत्त की छेदक रेखा है, दोस्तों क्या दिया है, पीएवी एक छेदक रेखा है, एक वृत्त की छेदक रेखा है जो वृत्त के बिंदु ए और बिंदु बी, जैसे कि बिंदु ए और बी ये दो बिंदु बना दिए, ए बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, परंतु पीटी एक स्पर्श रेखाखंड है या रेखा है। देखिए दोस्तों, यदि पीटी एक स्पर्श रेखाखंड है, पी और टी, यहां तक क्लियर हुआ पीटी, और चूंकि इस वृत्त पर दो बिंदु हैं ए और बी, जैसे एक ए बिंदु है और एक बी बिंदु, एक केंद्र बिंदु, क्लियर दोस्तों, ये समझना है। यदि ये चीज दी गई है और इसका केंद्र बिंदु ए दिया गया है तो इसी को समझना है कि यदि पीएबी एक वृत्त की छेदक रेखा है, ये छेदक रेखा हो जाएगी जहां बिंदु ए और बिंदु बी वृत्त पर क्या है, प्रतिच्छेद करती हुई, और चूंकि पीटी क्या है, एक स्पर्श रेखा या रेखाखंड है, पीटी एक रेखाखंड यहां तक मानेंगे, यदि पूरा यहां तक मानेंगे तो एक रेखा के रूप में हो जाएगा, क्लियर। तो रेखाखंड है तो क्या स्थिति बनती है, तो एक पीटी स्क्वायर प्रमेय आपने पढ़ी होगी 8th क्लास और 10th क्लास में, कि पीटी स्क्वायर बराबर जो ये वैल्यू होगी, यदि इसका स्क्वायर पीटी स्क्वायर के स्क्वायर किसके बराबर है, पीए इंटू पीवी के बराबर होता है, पीए इंटू पीवी। इस पर आधारित क्वेश्चन भी सीधे सीधे पेपर में पूछ लिए जाते हैं, क्लियर हुआ दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है, ये इससे लंब डल जाएगा, यदि इसके बारे में भी आपसे पूछा जाएगा तो इस टाइप से बन जाती है। तो ये आप याद रखना है कि एक छेदक रेखा होगी, एक स्पर्श रेखा होगी, और पीटी स्क्वायर की प्रमेय सीधी याद रखना कि पीटी स्क्वायर बराबर पीए इंटू पीवी होता है, क्लियर हुआ दोस्तों। तो इस प्रमेय पर आधारित कुछ क्वेश्चन भी हम हल करेंगे दोस्तों। अब कुछ प्रमेय और रहेंगी, वृत्त पर आधारित प्रमेय पूछ ली जाती हैं, ये कंडीशंस क्या होगी दोस्तों। एक प्रमेय रहती है, देखिए दोस्तों, ए वृत्त है और इस वृत्त पर आधार, देखिए दोस्तों, यदि ए ओ केंद्र है और यदि हमने इसको ए और बी मान लिया, क्लियर, एक केंद्र पर बना कोण, तो यहीं से यदि इसकी परिधि पर बना कोण, देखिए दोस्तों, एक कोण होता है। तो यहां से क्वेश्चन हमेशा पेपर में पूछा जाता है कि किसी भी वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है, क्लियर दोस्तों। तो एक कोण, इसको सी मान लें, क्लियर। तो यदि बात कही जाएगी जो ए सी बी होगा वो क्या होगा, इसका दोगुना होगा कोण ए ओ वी का, क्लियर हुआ। जो केंद्र पर बने कोण का अर्थात ए दोगुना होता है दोस्तों, क्या होगा कि चूंकि आपको याद रखना है कि केंद्र पर बना कोण, जो ए वाला कोण होगा, केंद्र पर बना कोण, यदि हम θ1 और इसको θ2 मान लें, तो जो केंद्र पर बना कोण है θ1 वह परिधि पर बने कोण का क्या होता है, दोगुना होता है। एक यहां से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। एक ये भी बनता है कि जैसे कि आपका एक वृत्त दिया गया है, एक प्रमेय तो ये हो जाती है, क्लियर, क्योंकि ये दोगुना होगा तो मल्टीप्लाई इसमें हम दोगुना करेंगे तभी तो निकलेगा, क्लियर। इस प्रकार से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके पेपर में कि एक वृत्त है और यहाँ पर हमने एक व्यास डाल दिया, अर्थात ये अर्धवृत्त। तो ये अर्धवृत्त की बात होती है दोस्तोों, जब हम पूरे वृत्त को दो भाग में बांट देते हैं तो एक ये वृत्त बनेगा, एक ये, अर्थात इसको वृत्तखंड के रूप में भी मैंने देखा था कि दो वृत्तखंड में बढ़ जाएगा, अर्थात ये अर्धवृत्त हो जाएगा दोस्तों। फिर यहाँ से एक क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि अर्धवृत्त के द्वारा, यदि अर्धवृत्त है और ये इसकी हमने ए और बी देख लें और ये ओ है, इस अर्धवृत्त की किसी एक परिधि पर, परिधि के किसी भी बिंदु पर बना कोण क्या होता है दोस्तों, समकोण होता है दोस्तों। ये वाला जो बनता है वो कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये भी पेपर में कई बार पूछा जाता है कि वृत्त के अर्धवृत्त पर, अर्धवृत्त से परिधि पर बनाया गया कोण कैसा होता है, 90 डिग्री होता है। फिर यहाँ से एक प्रमेय और निकल के आती है दोस्तों, एक क्लियर करना है, यहाँ से क्वेश्चन पेपर में बहुत इंपोर्टेंट। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि ये है और यदि इसका केंद्र ए है, क्लियर दोस्तों, और इस पर एक जीवा खींची गई है, क्या कर दी गई दोस्तों, एक जीवा है, और इस जीवा के एक ही वृत्तखंड पर बने, क्या हो दोस्तों, एक ही वृत्तखंड पर बने कोण, जैसे कि ए मैंने बना दिया, फिर इसके बाद ए बना दिया, इसके बाद यहां पर बना दिया। तो दोस्तों जो एक कोण होंगे
जो अल्फा, बीटा और गामा ये कोण जो बनेंगे, जैसे कि ए बी हमारी जीवा है, सी डी और ई, इस प्रकार से यदि बात करें तो ये कोण भी कोण अल्फा बराबर कोण बीटा बराबर कोण गामा, एक कोण सभी बराबर होते। तो इसमें एक चीज रखना याद कि एक ही जीवा है, जीवा के एक ही वृत्तखंड पर बने कोण हमेशा कैसे होते हैं दोस्तों, बराबर होते हैं। एक क्वेश्चन ये भी पेपर में पूछा जा सकता है। फिर क्वेश्चन एक यहां से जब मैंने बताया कि अर्धवृत्त की कंडीशन में क्या होगी, और यदि यही चीज अब फिर यहां से दो क्वेश्चन, इसको दोस्तों ये तो लिख लिया कि ए ओ बी बराबर 2 कोण 2 ACB, ये तो क्लियर हो गया। इसके बाद दो आपसे और पूछे जा सकते हैं कि यदि एक वृत्त बना है, इस प्रकार से वृत्त बने, क्लियर दोस्तों, ए इसका केंद्र बिंदु है। अब एक तो ए हम मान लें और एक इसको हम ए मान लें, क्लियर दोस्तों, थोड़ा समझना दोस्तों कि यदि वृत्तखंड जो छोटा, यदि लघु वृत्तखंड, यदि माने कि लघु वृत्तखंड पर यदि हमारे जो कोण बनेंगे, ये याद रखना है दोस्तों कि लघु वृत्तखंड पर जो कोण बनते हैं दोस्तों, वो कैसे बनते हैं, अधिक कोण बनते हैं। कैसे बनते हैं दोस्तों, अधिक कोण। यदि बात आ जाए कि लघु वृत्तखंड पर बने कोण कैसे होते हैं, अधिक कोण बनते हैं। क्या बनते हैं, अधिक कोण। यदि दीर्घ वृत्तखंड की बात करें दोस्तों, इसकी एक ही ओर बने कोण, ये वाले इस टाइप से दोस्तों बनाए जाएं, ये कोण, जो एक कोण बनेंगे दोस्तों, ये कैसे बनेंगे, न्यून कोण बनेंगे। तो आपको याद रखना, दीर्घ वृत्तखंड उल्टा है दोस्तों, यदि वृत्तखंड बड़ा होगा तो कोण छोटे बनेंगे अर्थात न्यून कोण बनेंगे। यदि वृत्तखंड अर्थात लघु वृत्तखंड हो तो कोण कैसे बनेंगे दोस्तों, अधिक कोण बनेंगे। जैसे कि एक जीवा है और सी और डी, इस प्रकार से हुआ ए बी सी डी और ई, इस प्रकार से कोण जो बनेंगे वो न्यून कोण होंगे। क्लियर हुआ दोस्तों। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। कहीं डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में दोस्तों जरूर लिखना, और इस पर आधारित अगले पार्ट में दोस्तों हम समस्त क्वेश्चन हल करेंगे। ये बेसिक टॉपिक था दोस्तों, इसको एक बार पूरा जरूर देखिए शुरू से एंड तक, और इसको देखने के बाद ही आपको पार्ट बी क्लियर होगा। पार्ट बी और पार्ट सी अर्थात पार्ट 2 और पार्ट 3 अगला लेकर आऊंगा दोस्तों, जिसमें हम इन संक्रियाओं पर आधारित क्वेश्चन को हल करेंगे जो आपके पेपर की दृष्टि से इंपोर्टेंट रहेंगे। तो दोस्तों पार्ट ए जरूर पूरा कंप्लीट करना, तभी आप क्वेश्चन हल कर पाएंगे इस पर आधारित। थैंक यू दोस्तों। सक्सेसफुल जो सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। चाहे आने वाले जितने भी एग्जाम हो, वर्ग 3 महिला सुपरवाइजर, एमपी पुलिस, फॉरेस्ट, पटवारी, सीपीसीटी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है उन सभी को ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप पर स्टडी कराई जा रही है, प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिसमें बॉयज और गर्ल्स के अलग अलग ग्रुप बनाकर आपकी प्रिपरेशन कराई जा रही है। ग्रुप में आपको टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली एंड वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब कुछ दिया जाएगा। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं, लगभग 22 और आपको ऐड किया जाएगा। तो आप लोग बिना किसी देरी के मैसेज कीजिए, और 9981167757 पर आपको ऑडियो मैसेज करना है। व्हाट्सएप से अपना नाम बता देना है, मैं आपको उसी एग्जाम से रिलेटेड ग्रुप में ऐड कर दूंगा। महिलाओं के अलग ग्रुप हैं, पुरुषों के अलग ग्रुप हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ स्ट्रेटेजी, रूटीन, सिलेबस, कंप्लीट प्लान आपकी स्टडी के लिए, ताकि आप लोग बेस्ट रैंक हासिल कर सको यहाँ पर, ठीक है। आपकी तैयारी के साथ ही आपको पता लग जाता है कि आप अब अच्छी मेरिट हासिल करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम टेबल दिया जाता है। हर एग्जाम का अलग टाइम टेबल होता है जो 7 दिन में बदलता रहता है। जुड़ने से आपको फायदा क्या मिलेगा, टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब आपको मिलता रहेगा। जुड़ने के लिए आपको 99811677 और 757 ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपको ऑडियो से नाम बता देना है अपना, और किस एग्जाम के लिए आपको जुड़ना है वो भी मुझे बता देंगे तो मैं आपको जोड़ लूंगा। सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है, सभी एग्जाम की ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मिलती है, नोट्स मिलते हैं तो आप ले सकते हैं। ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। कम से कम 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट वर्ग 3 की प्रिपरेशन
लगातार कर रहे हैं, जिनने नोट्स मंगाए हैं। 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट मेल और फीमेल ग्रुप में जुड़े हैं। खासकर एमपीटीईटी के लिए टाइम टेबल दिया गया है उन्हें, और एमपीटीईटी के लिए जो स्पेशल नोट्स बनाए गए हैं पीईबी जो सिलेबस है उसके हिसाब से, उसको लेकर पढ़ना आप जरूर शुरू करें, क्योंकि उससे पीईबी सिलेबस पूरा कंप्लीट कवर किया गया है। मार्केट में ऐसी कोई बुक नहीं है जो सिलेबस को कवर करे और इतना बेहतरीन स्टडी मटेरियल आपको दिया जाए, जिसमें शानदार पेडागोजी भी दी गई है जो 15 नंबर की आने वाली है, और बाकी आपका जो 15 नंबर का अलग पार्ट है वो भी इसमें अच्छे से कवर आपका हो जाएगा। नोट्स लेने के लिए आप इंदौर में आ सकते हैं, हैंड टू हैंड भी ले सकते हैं, छतरपुर में भी ले सकते हैं। हैंड टू हैंड आपको कम कीमत में वो तुरंत मिल जाएंगे, बाकी आप अपने घर पे भी मंगा सकते हैं स्पीड पोस्ट से। उसके लिए भी मुझे 9981167757 पर मैसेज कर दें। छतरपुर का जो ऑफिस है वो छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के सामने है। इस तरह के जो नोट्स बनाए गए हैं सारा कुछ स्पेशल फैकल्टी के द्वारा, कोशिश यही की जाएगी कि आपके 125 प्लस अंक आए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। 125 प्लस अंक अगर आपके आ गए तो सिलेक्शन आपका वर्ग 3 में होने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है फ्रेंड, अब इसके साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जिसकी प्रिपरेशन उन्हें लगता है कि हो गई है, वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 30 ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे, 20 आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। ये ऑफिस है हमारे छतरपुर का। यहाँ पर ये आपका चैनल है। प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं जितने भी नए मेंबर हैं, और पुराने मेंबर को परिवार का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया फ्रेंड्स। अपनी सेहत का ख्याल रखें, कोरोना से बच कर रहें। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।